कंटिन्यू विद द लेक्चर। सो आज हम इस चैप्टर के टुवर्ड्स एंड आ गए हैं, जहां पर हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी ऑडिट को। और स्ट्रैटेजी ऑडिट काफी हद तक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी कंट्रोल, स्ट्रैटेजी चेक, ये उसी के जैसा साउंड करेगा, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी ऑडिट, तो व्हाट इज ऑडिट? देखो, ऑडिट इज व्हाट, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन, नॉट एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन बट इट्स एन एग्जामिनेशन। ओके, इन्वेस्टिगेट तो नहीं करते हो ऑडिट में, बट आप एग्जामिन करते हो, आप चीजों को चेक करते हो, राइट। इट्स अ चेकिंग, इट्स एन इंडिपेंडेंट चेकिंग, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो स्ट्रैटेजी ऑडिट में आप क्या करोगे? आप एग्जामिन करोगे जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, या स्ट्रैटेजी जो हमने बनाया वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन स्ट्रैटेजी ऑडिट। एग्जाम में अगर आप देखो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऑन स्ट्रैटेजी ऑडिट, जिसमें आपको मिल सकता है व्हाट इज स्ट्रैटेजी ऑडिट। फिर आपके पास आ सकता है व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑडिट। ये देखो, जैसे आपके पास मिलेगा व्हाट आर द नीड्स फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट, ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये रिचर्ड रुमल्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट, इसके 3 पॉइंट्स है, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। और एक आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑडिट। सो ये 4 टॉपिक है जिसके ऊपर आपको स्ट्रैटेजी ऑडिट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। और अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में चेक किया था, जो भी पास पेपर्स को हमने रिव्यू किया, questions aren't repeated, yes or no, the questions aren't repeated। आप अगर ध्यान से देखो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो all these makes the concept little more important। so let's start with what is strategic audit। and strategy audit में अगर आप देखो, it's the audit of management performance with regard to its strategy। it helps the organization to identify the area। आप ये देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी ऑडिट, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज एंड करेक्ट द स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो आपने वो जो फीडबैक वाला ऑप्शन नहीं देखा था, हमने जो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डायग्राम बनाया था, उसमें जो फीडबैक था, इट इज दैट फीडबैक थिंग, राइट। और वो बीएमईसी अप्रोच अगर आपको याद हो, तो हमने बीएमईसी अप्रोच के अंदर भी जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये जो बीएमईसी है, यहां से फिर जो हम इधर जाते हैं ना मीन्स पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका स्ट्रेटेजी ऑडिट होता है, कंट्रोल चेक, इसी का एक्सटेंशन वर्जन, राइट। तो आप यहां पर देखो, इट हेल्प्स टू टेक आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टेक करेक्टिव एक्शंस और करेक्ट द स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस जो अभी तक इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। देन एन असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शोज व्हाट चेंजेस हैपन and where changes have happened and where the organization strategic management no longer match the demand of the marketplace। so यहाँ पर आप फिर से देखो, यहाँ क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग एन असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये चेक करते हुए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ गए, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजीज आपने बना के रखा था, वो अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आए उसके साथ काम नहीं कर रहा, या उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा। तो इन दैट सिनेरियो स्ट्रेटेजी ऑडिट आपको इस चीज के लिए हेल्प करता है। नाउ बेस्ड ऑन सच एनालिसिस द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस बाय पीरियोडिकली कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से दे रहा है। इसको ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे, दैट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी को बना लिया, स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड, आफ्टर दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से ये जो स्ट्रेटेजी है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। फिर आप यहाँ पे बताओ कि स्ट्रेटेजी ऑडिट में हम इन सब चीजों को चेक करते हैं जो बेसिकली जो प्रॉब्लम एरियाज है, दिस वे वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया एंड देन वी टेक द स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो एक काम करते हैं, इसको अपन स्ट्रेटेजी ऑडिट को एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, सो दैट आपके पास भी एक टोटल ब्लू पॉइंटर्स आपके पास रहे कि आपको क्या क्या आंसर लिखना है। सो वी राइट हियर स्ट्रेटेजी ऑडिट, एंड इन स्ट्रेटेजी ऑडिट अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि यहां पर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट डेवलप्स द स्ट्रेटेजी,
और स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। फिर आप देखो सेकेंड स्टेज आप क्या बताओगे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स है, राइट, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये कॉन्स्टेंटली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दे कॉन्स्टेंटली चेंज। नाउ व्हेन दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे कॉन्स्टेंटली चेंज, इसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू दिस रादर, ड्यू टू दिस द स्ट्रेटेजी मे और मे नॉट बी इफेक्टिव, द स्ट्रेटेजी मे नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ऑडिट क्या करता है, तो स्ट्रेटेजी ऑडिट, ओके, द स्ट्रेटेजी ऑडिट, दिस helps organization to identify such situations, right। और ये कौन से situations है जहां पर आप क्या बोलोगे, the strategy of the organization, strategy of organization do not match such changes, right, or where the strategy is not effective, इफेक्टिव, ओके। और फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन प्लेस, सो करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। ये बताइए, ये इंट्रोडक्शन है बाय द वे अभी तक। आप बताओ ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया आपको प्रोविजन। तो इस तरह से करके आप ये आंसर को लिख सकते हो। अब अगर आप यहां पे आगे चेक करो तो इसमें क्या बता रहा है, कंपनीज रिव्यू देयर बिजनेस प्लान रेगुलरली to identify the weaknesses and the shortcomings to enable a successful development plan. Now, the strategy audit secures, ये देखो, the strategy audit secures that all necessary information and development, ये लाइनिंग गड़बड़ हो गया, राइट, यहाँ पे आप चेक करो, the strategy audit secures that all necessary information for the development of the company are included in the business plan and that the management supports it. Now, what is the core of strategy audit? So, the core of strategy audit यहाँ पर क्या रहेगा, इन सारे questions का आंसर करना, how well the strategy is working, current strategy is working, how well will the current strategy be working in future, future में किस तरह से वर्क करता रहेगा। फिर आप इसको इवेल्युएट करते हो कि प्रेजेंट अभी जो सिनेरियो है, फ्यूचर, तो यहां पर आप क्या करते हो, हाउ वेल इट कैन बी एंटिसिपेटेड। आप एंटिसिपेशन समझते हो, हमें पहले से लग रहा था ये होने वाला है, इसलिए आप एंटिसिपेशन में वर्क करते हो। देन हाउ अर्जेंट देयर इज अ नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी। सो यहां पर आपका जो द सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा, वो सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दोज फोर क्वेश्चंस, राइट। इन स्ट्रेटेजी ऑडिट वी आस्क दोज फोर क्वेश्चंस, तो वो आपके पास इधर आ जाता है। फिर आप फर्दर देखो, फॉर दिस अ पीरियोडिक रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रेटजी इज नीडेड। अब देखो ये यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी, उसने डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट अ स्ट्रेटजी ऑडिट इज व्हाट, इट इज द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन of the area affected by the operations of a strategic management process within the organization. And strategy audit provides an excellent platform for discussion with the top management regarding the necessary corporate action or changes in the existing business plan. It also identifies the need to adjust the existing business strategies and plan. तो ये आपके पास है। तो आई थिंक इसको अगर आप अवॉइड करके जो हमने वहां पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप उसको भी लिखो तो एक शॉर्ट 3 मार्क क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑडिट, उसके लिए आपका एक काफी अच्छा आंसर यहाँ पे सेट हो जाएगा। गिव मी 1 मिनट। यस, तो यहाँ पर वो सिक्स्थ पॉइंट डिलीट हो गया, इट इज नॉट ऑटो सेव्ड। सो आप ये देखो सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजी ऑडिट दोज 4 क्वेश्चंस वी आस्क,
राइट? तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी ऑडिट का आंसर हो जाता है। डज दिस मेक सेंस? ये सारे 5 पॉइंट्स और ये आपका से, तो आप देखो इसमें आपने काफी अच्छे से समझा कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब ये स्ट्रैटेजी जो डेवलप होता है, दीज आर डेवलप बेस्ड ऑन सम प्रेमाइस। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वगैरह को कवर किया था, कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये चेंज भी हो सकते हैं। जब ये चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रैटेजी बना है वो इफेक्टिव नहीं रहे, तो स्ट्रैटेजी ऑडिट helps the organization to identify such situations and so that the corrective actions can be taken. And in strategic audit, questions like this, these 4 questions आप बोलोगे कि वो strategy effective है, is there a change for that strategy, अभी वो strategy चल रहा है, future में कितने अच्छे से चलेगा, these questions you ask and that's how you take that decision here, right? अब आप देखो आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा, that what is the need for strategy audit? ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, व्हाट इज द नीड फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट? तो इसमें आप देखो, अ स्ट्रेटेजी ऑडिट इज नीडेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस और द फॉलोइंग कंडीशंस, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, वेयर द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट दैट अ स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और इज नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटकम। सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस, राइट? अब ध्यान रखना, ये आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी मिल सकता है, ठीक है, और हो सकता है ये आपको एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन भी मिल जाए, जहां पर वो आपको क्या पूछे कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन, और इस तरह का कोई सिचुएशन में आपको डाल के वो छोड़ दे और फिर पूछेगा अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। तो आप क्या बताओगे? स्ट्रेटेजी ऑडिट, जिसमें वो आपको इस तरह से देगा that the strategy was adopted but it is not affecting the or yielding the expected result, तो अभी क्या करना है ये चीज के लिए। So when the performance indicators reflect that the strategy is not working properly and is not producing desired outcome, तब आपको स्ट्रेटेजी ऑडिट का जरूरत होगा। फिर जब आपके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जो स्ट्रेटेजिक है वो अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे, तो फिर आप चेक करोगे ऐसा क्यों हो रहा है। देन when a major change takes place in the external environment factor, ऑब्वियस सा बात है क्योंकि आपका पूरा स्ट्रेटेजी इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो जैसे इनमें कोई चेंज होगा आपको देखना होगा कि क्या गड़बड़ है। देन when a top management plan to when the top management plans to fine tune the existing strategy and introduce the new strategy, तो आप पुराने वाले को सेट असाइड करके अब जब भी एक कोई नया स्ट्रेटेजी लेकर आना चाहते हो तो अगेन उस वक्त आपको स्ट्रेटेजी ऑडिट करना पड़ेगा, राइट? अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को जब आप और पॉलिश करके नया स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हो, देन to ensure that the strategy has worked in the past continues to be in tune and subtle internal and external changes that may have occurred since the formulation of the strategy, right? जस्ट ये चेक करने के लिए, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये वाले पॉइंट में ये बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं है या कुछ कमी है इसकी वजह से आप स्ट्रेटेजी ऑडिट कर रहे हो। कई बार आप स्ट्रेटेजी ऑडिट इसके लिए भी करते हो कि आपने जब स्ट्रेटेजी बनाया था और अभी जो सिचुएशन है उसमें हो सकता है कुछ गैप आ जाए, सिचुएशन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक करते हो अगेन। तो यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि मेजर चेंजेस अगर आ गए, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेजर चेंजेस नहीं आए बट स्टिल आप ये चेक करना चाहते हो कि जो फैक्टर्स थे वो अभी भी बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर अमर पूछ रहा है द मीनिंग ऑफ सटल। सो सटल को अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज वेरी सटल इन नेचर, ये टर्म है। देखो एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। सटल मीन्स बेसिकली प्रिसाइज और it's difficult to comprehend, difficult to analyze, describe, delegate, बोलते हैं ना उसके फीलिंग्स बहुत ही सटल है अभी, राइट? इस तरह का टर्म यूज होता है, द फीलिंग्स आर वेरी सटल, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब उस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, टू एंश्योर दैट द स्ट्रेटेजी हैज वर्कड इन द पास्ट कंटिन्यूज टू बी इन ट्यून एंड सटल द एक्सटर्नल एंड वो वाले जो चेंजेस, देखो ये यहाँ पर अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे तो यहाँ पर वो बता रहे वो चेंजेस, देखो मैंने बताया ना इन दोनों में चेंजेस के बारे में बात हो रहा है, बट यहाँ पर वो मेजर चेंजेस के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वो ऐसे चेंजेस जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट हाँ वो चेंजेस आ गए, थोड़े चेंजेस करके आ गए, विच आर नॉट मेजर चेंजेस बट जो आपके स्ट्रेटेजी के लिए इफेक्टिव
मतलब उसके एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उन सारे चेंजेस को, राइट? सो एडिक्वेट एंड टाइमली फीडबैक is the cornerstone of the effective strategy audit, and the strategy audit can be no better than the information on which it is based. तो आप यहाँ पर देखो, strategy audit includes three basic activities. आप देखो existing strategy को आप क्या करोगे, examine the underlying basis on which the firm strategy is made, then compare the results, expected result with the actual result, and then take corrective actions to ensure that the performance is achieved. So आप यहाँ पर क्या करते हो, जो premise control है ना, this is just like your premise control. This is just like the premise control. और इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका आइडेंटिफाई द वेरिएंस, दिस इज टू आइडेंटिफाई द वेरिएंस, एंड ये आपका टेक करेक्टिव एक्शंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला सिनेरियो हो गया, राइट? ये वाली चीजों में फिर आप देखो ये रिचर्ड रोमेल्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट। अगेन एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके ऊपर मिल सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई आपको घुमाकर क्वेश्चन नहीं देगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देगा। क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट, तो इसमें सबसे पहला क्या है, कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, दैट जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपने बनाया दैट शुड बी इन लाइन विथ और अलाइंड विथ द गोल्स एंड द पॉलिसी। सो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है दैट अ स्ट्रेटेजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स एंड पॉलिसीज, then the organizational conflict, interdepartmental bickering are often symptoms of managerial disorder. अब यहां पर वो जो बता रहा है वो क्या बताता है कि आपके जो स्ट्रेटेजी वगैरह बनते हैं उसमें क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में गड़बड़ होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद के अंदर ही वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सो ऐसे वाले जो रहते हैं ये सब क्या बनते हैं आपके मैनेजरियल डिसऑर्डर, एंड बट दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी द साइन ऑफ स्ट्रेटेजिक इनकंसिस्टेंसी। तो अगर आप चेक करते हो स्ट्रेटेजी ऑडिट को, अगर आप स्ट्रेटेजी ऑडिट करने के लिए चाह रहे हो तो आप चेक करो कि आपने जो स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है क्या उसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू तो नहीं हो गए। अगर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह शुरू हो गए जिसकी वजह से मैनेजमेंट डिसऑर्डर है, ये आपके क्या है, दीज आर द साइंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, सो three guidelines help to determine the organization problem due to inconsistency of the strategy. अब देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सी देयर इज अ, लेट्स से आपका एक सेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, यू हैव अ सेट टीम ऑफ पीपल, करेक्ट, और इसके अलावा आपका एक डिजायर्ड टास्क भी है। आप वहां पर क्या नोटिस करते हो कि ये लोग जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है या ये प्रॉब्लम इंसान में है, आपको ये देखना है। ठीक है, आप सिनेरियो समझ पा रहे हो कि आपको ये चेक करना है, आपका एक सेट टीम बना हुआ है 10 लोगों का, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टीम बना के रखा है और उनको एक टास्क आपने करने को दिया है। अब जब आप ये टास्क को देखते हो तो ये टास्क जब करते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो आपको ये चेक करना, देखो दो ही रीजन होगा, या तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ पर ये जो टीम है आपका, ये काम बराबर नहीं कर रहा है, इनका लीडर जो वो काम बराबर नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ही इनइफेक्टिव है। दो ही सिनेरियो होगा ना इस वजह से। तो यहां पर वो ये बता रहा है कि अगर आपको ये चेक करना है तो टू डिटरमाइन इफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम आर ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी इन द स्ट्रेटेजी, आप क्या चेक करोगे, उसमें क्या बताया, बोले एक काम करो, इफ द मैनेजरियल प्रॉब्लम कंटिन्यू डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द पर्सोनल, आपने ये 10 लोगों को हटाया, नए टीम को लेकर आ गए, या आपने लीडर को चेंज किया और नए लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए, हेड कर दिया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इन दैट केस यहाँ पर मैनेजमेंट का इशू नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी का इशू है। आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो, एक सिंपल पॉइंट, एक सिंपल सा पॉइंट आप कोरिलेट कर पा रहे हो। देखो देर इज अ पर्टिकुलर वर्क, okay, there is a particular work which is not being carried out properly, so you want to know whether it's the problem of the people और इट्स द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब जैसे कई बार वो नहीं बोलते, बोले यही सिस्टम है, यही रिसोर्सेस थे, एक रिजल्ट दे रहा है दूसरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसके अंदर है कि आपके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है, आपके अप्रोच में प्रॉब्लम है। सो ये वो वाला पॉइंट आ जाता है दैट
अगर ये जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, टास्क बराबर नहीं हो रहा है, ये सब तब भी नहीं हो रहा जबकि आपने यहाँ पे सारे लोगों को चेंज कर दिया, तब भी नहीं हो रहा, इन दैट केस ये प्रॉब्लम किसका है? ये स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम है, राइट? एंड इफ दे टेंड टू बी इशू बेस्ड रादर देन पीपल बेस्ड, देन द स्ट्रेटेजीज आर इनकंसिस्टेंट, राइट? फिर आप देखो, if success of one organizational department is interpreted means as failure of another department, तो भी आपका strategy क्या हो गया? Inconsistent हो गया, because this will result in conflict between the department. This will result in conflict between the department, right? फिर आप देखो, जैसे यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। आपने कोच को बुलाया, ठीक है, एक कोच को बुलाया और कोच को बुलाने के बाद भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे या तो टीम में प्रॉब्लम है, अब टीम को आप ऐसे समझो स्ट्रेटेजी, या फिर इनके कोच में प्रॉब्लम है, दैट इज द मैनेजमेंट, ठीक है? आप कोच को चेंज करते हो, उसके बाद वही प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यार प्लेयर्स में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम तो कोच में था, कोच ने, जैसे ग्रेग चैपल के लिए हम बोलते हैं, ग्रेग चैपल के बाद गैरी किस्टन आया, और गैरी किस्टन के आने के बाद आप देखो इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, तो आप क्या बोलते हो? वही सेम टीम था, वही सारे प्लेयर्स थे, पर वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरे के अंदर आते ही उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो हियर वी से दैट द प्रॉब्लम वाज विद द स्ट्रेटेजी एंड नॉट विद द मैनेजरियल पर्सन। तो अगर इंसान को चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम कंटिन्यू है, तो फिर इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है। आप बताओ, ये याद रहेगा आपको पक्का, ये वाला पॉइंट, राइट? फिर आप देखो नेक्स्ट यहां पर जो आ जाता है कि अगर एक डिपार्टमेंट का सक्सेस दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फेलियर है, इस तरीके का आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया या आपका स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके का है, तो भी आपके स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, द स्ट्रेटेजी इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, राइट? एंड देन if policy problems and issues continues to be brought to the top for resolution, then again the strategy is inconsistent। तो अगर आपका जो प्रॉब्लम पॉलिसी प्रॉब्लम है और इश्यूज जो है ये सब आपका कंटिन्यू रहता है, तो भी आपके लिए क्या बोलोगे? ये स्ट्रेटेजी जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये तीन सिनेरियो आपके पास है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का क्या मतलब होता है? कंफर्म, इन अग्रीमेंट, ठीक है? कॉन्सोनेंस, तो कॉन्सोनेंस में यहां पर क्या रहता है? सो कॉन्सोनेंस रेफर्स टू द नीड फॉर द स्ट्रेटेजिस्ट टू एग्जामिन द सेट ऑफ ट्रेंड्स एज वेल एज द इंडिविजुअल ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग द स्ट्रेटेजी। It says that a strategy must represent an adaptive response to the external environment and to take critical changes occurring within it. तो यहां पर जो ये कॉन्सोनेंस वर्ड हो रहा है, वो कॉन्सोनेंस वर्ड किसके हिसाब से बता रहा है? विद रिस्पेक्ट टू, इन अग्रीमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस। तो जैसे जैसे आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी आपको ऑडिट करना होगा और आपका स्ट्रेटेजी उस हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए, right? Your strategy should be adapted as per the changes in the external environment. So that's what is written here, that a strategy must represent an adaptive response to the external environment and to the critical changes occurring within it. फिर देखिए, the difficulty in matching a firm's key internal and external factor in the formulation of the strategy is the most trend and result in interaction amongst the other trend। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, that the daycare school center came out as a combined result of many trend, right? डे केयर, अभी देखना ये एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से क्लिक कर पाओगे। वो ये बता रहे हैं कि जैसे डे केयर स्कूल है, डे केयर स्कूल मतलब जिसमें नॉर्मली क्या होता था, हम सुबह स्कूल जाते थे और दोपहर को घर आते थे। अभी डे केयर स्कूल में ऐसा नहीं रहता, डे केयर स्कूल में आप सुबह से शाम स्कूल में रहते हो, राइट? और आप वहां पर वो जो होता है ना स्लीपिंग टाइम एंड एवरीथिंग आपका वहां पे रहता है। अब ये क्यों आया? डे केयर स्कूल का सिस्टम क्यों आया? क्या इसमें इसके पीछे आप कोई एक रीजन बोलोगे? आंसर इज नो, देर आर मल्टीपल रीजन बिकॉज ऑफ विच डे केयर स्कूल ट्रेंड हैज स्टार्टेड। और उसमें उन्होंने क्या बताया? बोला राइज इन द एवरेज लेवल ऑफ एडुकेशन, ठीक है? लोग अब पढ़े लिखे हो गए। तो अभी क्या होता है, पहले क्या होता था, हमारे टाइम तक भी क्या था, स्कूल चला गया बच्चा, ठीक है? आज के डेट में, हमारे टाइम मतलब मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन बट आई गिव यू एग्जाम्पल। आज की डेट में, आज जब आप अपने छोटे बच्चे को देखोगे जो मे बी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में है, हम इंग्लिश, हिंदी
और लेट्स से अगर आप जैसे महाराष्ट्र में हो तो मराठी, हो कोई साउथ में तो वहां पर वो तमिल, तेलुगु, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो एसएमईस, ये लैंग्वेज था। आज की डेट में बच्चा मतलब स्कूल लेवल से सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से फ्रेंच बोलना शुरू करता है, जर्मन सीखना शुरू करता है। यस और नो? वो आज एक देखो अलग से वहां पर एक वो लेवल राइज हो गया, एवरेज राइज इन द एवरेज लेवल ऑफ द एजुकेशन। इसके अलावा हम लोग स्कूल चले जाते थे, वो बहुत था, और दोपहर को फिर क्रिकेट खेलने चले गए और ट्यूशन वगैरह हो गया तो बराबर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पहले इतना नहीं था जितना अभी हो गया है। अभी बच्चा टाइकोंडो भी सीख रहा है, तो टेनिस खेलने भी जा रहा है, तो स्विमिंग करने भी जा रहा है, राइट। सो अलग अलग उसको चीज है। अब ये क्या हो गया, आपके पास एक डे केयर स्कूल आ गया जहां पर आप यू विल हैव अ फिक्स्ड रूटीन, यू विल उसी डे केयर स्कूल के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा कोचिंग मिल जाएगा, वहीं पर आपका ट्यूशन भी हो जाएगा, वहीं पर आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो करते हो वो हो जाएगा, आपको कुछ म्यूजिक सीखना है वो वहां पर, सो एवरीथिंग गोज देयर। तो ये एक आपका एवरेज लाइफ आता है। देन नीड फॉर द डिफरेंट एडुकेशन पेडोलॉजी, जिसके अंदर आपको मैंने बताया अलग अलग वैरायटी जो आपको यहाँ पे जाते हैं। देन अफोर्डेबिलिटी बढ़ा, लोगों का इनकम बढ़ गया, इसीलिए अब वो अफोर्ड भी कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली डे केयर स्कूल का जो फीस है वो नॉर्मल स्कूल से आपका ज्यादा रहेगा। फिर अगर आप यहां पर देखोगे इन्फ्लेशन, करेक्ट, देन इंक्रीज इन द ट्रेंड ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, ये एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, कौन सा ने अपना डे केयर स्कूल का ट्रेंड बढ़ा। बिकॉज पहले जो मदर्स थे दे वर नॉट वर्किंग मदर्स, करेक्ट, बट आज की डेट में वो क्या हो गए, वो वर्किंग मदर्स हो गए। तो ऑब्वियसली वो घर पे टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए वो क्या करते, दे सेंड देयर किड्स टू द डे केयर स्कूल, तो ये आ जाता है। तो आप देखो इतने सारे फैक्टर्स की वजह से डे केयर स्कूल का ट्रेंड यहां पर शुरू हो गया। तो आपको यही देखना है। सेम वे आप अगर यहां पर ऑनलाइन ई कॉमर्स का अगर आप ट्रेंड चेक करोगे तो ई कॉमर्स का ट्रेंड डिजिटल पेमेंट में, आपको पता है व्हाट्सएप और रिलायंस मिलके व्हाट्सएप पे लाने का बात कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी अप्रूवल्स मिल चुके हैं, वेरी सून वी विल सी व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे या डिजिटल पेमेंट आने का कारण क्या था, देखो सबसे बड़ा रीजन तो क्या था, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों को नीड फील हुआ कि हमें डिजिटल पेमेंट रखना जरूरी है। उसके पहले पेटीएम और ये सब इतना ज्यादा फेमस नहीं था। उसके बाद में फिर अगर आप चेक करो डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट इजी होने लगा, सिक्योर्ड आपको वहां पे फीचर्स हुए, लोग उसमें अडेप्ट करते गए। अभी भी अगर आप चेक करोगे तो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट, मतलब मेजोरिटी ट्रांजेक्शन जो है वो अभी भी किस में होता है, कैश में होता है, डिजिटल पेमेंट में अभी भी लोग नहीं जुड़े हुए। व्हाट्सएप पे जब आएगा तो आप देखो वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट, क्योंकि आप देखो अभी अगर आपको कोई पेमेंट करना है, लॉकडाउन की वजह से भी काफी लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ जुड़े, बट अभी अगर आप चेक करो आपको अगर कोई पेमेंट करना है तो आपको पेटीएम डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई भी जो चीज है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट व्हाट्सएप अगर आप देखो तो व्हाट्सएप आपके फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये सुनो, और आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप पे अगर आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा डेडली प्रोडक्ट हो जाएगा। डेडली प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन वो रेवोल्यूशन करेगा, क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए वो अब यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल पेमेंट की तरफ जुड़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यही मतलब होता है कि आपके जो स्ट्रेटेजी होते हैं, जो भी आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बनाना है उसमें आपको बहुत सारे चीजों, फैक्टर्स को, ट्रेंड्स को ध्यान में रखना होगा, एंड इट हैज टू बी इन अग्रीमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस। आप ये नहीं बोल सकते चलो ठीक है ना, दुनिया अभी डिजिटल पेमेंट कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है तो कर रहा है, हमने पूरी जिंदगी निकाल दी किराने के दुकान में, अभी काय का ये ऑनलाइन, आंसर इज नो। आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपने आप को अडेप्ट करना होगा या आपके स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना होगा। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन कॉन्सोनेंट्स। फर्दर अगर आप देखो तो ये जैसे यहाँ पे बताया ना, ऑल्दो सिंगल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ट्रेंड may appear steady for many years, there are waves of changes going on at the interaction level। तो वो वही बता रहे कि थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिजिबिलिटी, तो आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, a strategy must neither overtax the available resources nor create unsolvable sub problems। अब इसका क्या मतलब है, ओवरटैक्स द अवेलेबल रिसोर्सेस का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जो आपके पास रिसोर्सेस है उसका आप एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे कर दो कि आगे कुछ बचे ही नहीं आपके पास, राइट, कि आपका वो रिसोर्सेस वर्कआउट नहीं हो।
जैसे हम नहीं बोलते कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी अगर आप वर्क करवा रहे हो, राइट, बियॉन्ड द कैपेसिटी अगर आप उसको चलाते हो स्ट्रेटेजी को, तो वो भी होगा, वो आपका शॉर्ट रन हो जाएगा. इफ यू ओवर टैक्स योर अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स इन शॉर्ट रन, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स इन लॉन्ग रन. लॉन्ग रन के अंदर वो डिजास्ट्रस होगा. दूसरा यहां पर क्या बता रहा है, नॉर इट शुड क्रिएट अनसॉल्वेबल सब प्रॉब्लम्स. वो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे कौन से पेड़ पे लटके, कुछ तो है ना, खजूर के पेड़ पे लटके या कहीं पर भी. तो आप यहाँ पर वो देखो, सिनेरियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, उसकी वजह से कोई दूसरा प्रॉब्लम आपका यहाँ पर तैयार हो गया, देन वी विल से इट इज नॉट फीजिबल, राइट, देन इट इज नॉट फीजिबल. तो आपको ये ध्यान रखना है. फिर आप देखो, द फाइनल ब्रॉड टेस्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी इज इट्स फिजिबिलिटी, कि क्या वो हम ले सकते हैं. देखो, आपने एक ऐसा स्ट्रेटेजी बना लिया, लेट्स से आज की डेट में कोई बोले सर मैंने अभी अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया और मुझे दोनों ग्रुप अभी एक साथ नवंबर में दोनों ग्रुप देने हैं. आप मुझे बताओ, क्या उसको नवंबर में दोनों ग्रुप, या कोई अभी बोले सर मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, क्या नवंबर में मैं दोनों ग्रुप का एग्जाम दे दूं क्या, राइट. ना टेक्निकली देखा जाए तो दे सकते हो, बोला लेकिन मैंने कुछ क्लासेस वगैरह नहीं लिया, मुझे स्क्रैच से शुरू करना है, मुझे कुछ नहीं आता. तो अभी क्या होगा, देखो, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, बट सिनेरियो आप देखो, अभी अगर वो इस प्रिपरेशन शुरू करेगा, वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ अगस्त, अब अगर वो शुरू करता है, तो आप सिनेरियो देखो कैसे वर्क करेगा. उसको ऑलमोस्ट हो सकता है दिन में 16 से 17 घंटे काम करना पड़े, पढ़ना पड़े, क्लासेस करने पड़े, तब जाकर वो शायद पोर्शन कंप्लीट कर पाएगा. तो अब आप देखो, यहां पर आप क्या बोलोगे, डोंट ओवर टैक्स द अवेलेबल रिसोर्सेस. ज्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं चल पाओगे. तो फीजिबल प्लान बनाओ कि चलो ठीक है, तुम अब जाग गए हो, अभी एग्जाम देने का मन है, 3 महीने का टाइम है, चलो एक ग्रुप की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, राइट. ओवर टैक्स द अवेलेबल रिसोर्सेस, ये वाला पॉइंट होता है. सो feasibility is very very important. So the broad test of a strategy is its feasibility, that is whether the strategy can be attempted with the physical, human and financial resources that are available. ये वाला पॉइंट आता है, that can the strategy, या आप ये क्वेश्चन बोलते हो, क्या ये स्ट्रेटेजी कैन इट बी अटेम्प्टेड, मतलब क्या इस स्ट्रेटेजी को हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या विद इन द फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज. स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको चला सके, तो ये स्ट्रेटेजी फिर आपके लिए फीजिबल नहीं. और फीजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, यही तो होता है ना. फीजिबिलिटी का सिंपल मतलब तो यही होता है ना, कि आज सपोज करो मैं इस तरह से बोलूं कि चलो एक काम करते हैं, मैं दिन में 15 घंटे पढ़ा दूंगा, राइट. अब ये फीजिबल नहीं है. क्यों फीजिबल नहीं है, क्योंकि 15 आवर्स कॉन्टिन्यूस टीचिंग मींस व्हाट, मैं मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक सरवाइव करूंगा, उसके बाद मेरा गला फट के बाहर आ जाएगा. सिंपल सा पॉइंट है. आई विल नॉट बी एबल टू टेक लेक्चर मोर देन 1 वीक. तो ये वाला आपके पास हो गया कि देर इज अ कंस्ट्रेंट, देर इज अ कंस्ट्रेंट. अच्छा, पढ़ाने के लिए ऑब्वियस सा बात है, आपको बैक एंड पे, अभी देखो स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट रिक्वायर अ बैक एंड प्रेपरेशन, बट अ सब्जेक्ट लाइक लॉ रिक्वायर्स अ बैक एंड प्रेजेंटेशन. इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, नए जजमेंट्स आते हैं, आप उनको पढ़ते हो, समझते हो, इम्प्लीकेशन समझते हो, डिस्कशन कमेटी पेपर रिपोर्ट्स आता है, आप उसको पढ़ते हो, फिर स्टूडेंट्स को बताते हो आगे क्या होने वाला है, एंड ऑल दो सिनेरियो. सो आपको प्रिपरेशन करने और के लिए भी टाइम चाहिए. तो ऑब्वियस सा बात है, इट इज नॉट फीजिबल. अगर मैं 15 घंटे पढ़ाऊंगा, तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, when will I do that back end preparation? So it's not feasible, right? तो आपका जो भी available resources है, it should be feasible. जो भी आप strategy बना रहे हो, that should be achievable. Then the financial resources of the business are the easiest to quantify and normally is the first limitation. Simple. Financial resources जो है वो first limitation and easy to quantify. Because simple सा बात है ना, आप अब मेरे को सपोज करो कोई बिजनेस सेटअप करना है या कोई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आई नीड 10 लाख रुपीज. ना मेरी औकात के बाहर है, 10 लाख रुपया मेरी औकात के बाहर है. द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी इज ओनली 4 लाख. तो आउटराइटली आपका यहाँ पर ये लिमिटेशन क्लियर हो गया. सो दैट्स व्हाट इज सेड, दैट यू नो द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा सबसे इजी, क्योंकि वो क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है. सो इट इज द फर्स्ट लिमिटेशन अगेंस्ट विच द स्ट्रेटेजी इज ऑडिटेड. Then it is sometimes forgotten, however, that innovative approach to financing are often possible. तो वो बता रहे फिर भी
ऑल्टरनेटिव्स निकल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है, बट क्या फंड रेजिंग करके मैं 6 लाख रुपए और ला कर इस 10 लाख रुपए को इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हैव यू हर्ड ऑफ दिस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? एफएम में हो गया आप लोगों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हुआ? ओके नहीं हुआ। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिंपल सा मतलब होता है, आप देखो मैं ये बोलूंगा मैं ये 6 लाख रुपया रेस कर लेता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं 6 लाख रुपया रेस कर लेता हूँ और ये 6 लाख के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, मतलब 60,000 का इंटरेस्ट आई हैव टू पे। बट ये जो स्ट्रैटेजी को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी मेरे को 18% रिटर्न देगा, राइट? अब 18% रिटर्न देगा, 10% मैं यहाँ पर इंटरेस्ट पे करूंगा। तो आप टेक्निकली चेक करो, 6 लाख पे 8% तो घर पे ही बच रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से मैं पैसे दे सकता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब आप क्या बोलोगे कि आप डेट को यूज करते हो और सरप्लस जनरेट हो जाता है किसके लिए? इक्विटी के लिए। तो क्या आपके पास इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो फाइनेंशियल लिमिटेशन है, बट स्टिल वहां पर आप क्या कर सकते हो? इनोवेटिव अप्रोचेस आप लगा सकते हो पैसे जमा करने के लिए। तो ये वो वाला प्रोविजन बता रहे हैं। Then devices such as captive subsidiary, sale leaseback arrangements, then typing plant mortgages, long-term contracts, they have been useful in expanding further. तो अचानक से अगर पैसा चाहिए तो ये आपको अल्टरनेटिव रूट्स बता रहे हैं कि आप फंडिंग रेज कर लो। लीवरेज बाय आउट आपने सुना है? लीवरेज बाय आउट, लीवरेज बाय आउट, एलबीओ। लीवरेज बाय आउट में भी ये होता है, यू डू अ टेक ओवर यूजिंग लॉट ऑफ फंड्स। आप काफी सारा पैसा रेज करते हो और फंड्स के थ्रू, लोन के थ्रू आप किसी कंपनी को अक्वायर करते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा एसेट है, ऐसी कोई सब्सिडरी है जो आपको कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा या अलाइन नहीं करता आपके साथ, तो उसको ले जाकर आप क्या करते हो? आप बेच देते हो और वहां से पैसा रेज हो जाता है, फिर आप यहाँ पर वर्कआउट करते हो। तो ये आपको तरीका बताया। लेस क्वांटिफाइबल, आप ये देखो, less quantifiable but actually more rigid limitation on strategic choice is imposed by the individuals and organization's capability. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस तो जैसे मैंने बताया ना, 4 लाख 10 लाख क्वांटिफाई कर सकता हूं, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, बट इंसान की नियत को कैसे क्वांटिफाई करोगे? आया समझ में? इंसान की नियत को क्वांटिफाई करना काफी डिफिकल्ट है, लोगों को समझाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि ये स्ट्रेटेजी हम लेकर तो आ रहे हैं, बट वो था ना, अब्बा नहीं मानेंगे, वो वाला सिनेरियो। तो वो अब्बा को मनाना सबसे बड़ा लिमिटेशन है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि अब्बा बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल है, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते। तो ये वो वाला सिनेरियो है दैट अ लेस क्वांटिफाइबल बट एक्चुअली मोर रिजिड limitation on the strategic choice is the it is imposed by the individuals and organization's capability. फिर आप आगे देखो, in auditing a strategy it is important to examine whether an organization has demonstrated in the past that it possesses abilities, competence, skills, talents that need to carry out a given strategy. तो ये क्या है? ये organization को पूछना पड़ेगा। This helps you to identify, आप ध्यान रखना अपने आंसर में जरूर इसको अलग से पॉइंट लिखना। This will help you to identify the feasibility of a strategy, कि एक स्ट्रैटेजी फिजिबल है कि नहीं। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि पास्ट में, या आप इस समय देख सकते हो क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस, राइट, स्किल्स, टैलेंट्स, फाइनेंस, ये है कि नहीं है। अगर है तो वर्कआउट कर सकते हो। फिर आप देखो, आप एक और चीज चेक कर सकते हो कि फाइनेंस अगर नहीं है तो उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेट मींस रहेंगे। और अगर आपका प्रॉब्लम ये है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, तो फिर यहां पर आपको कम्युनिकेशन करके उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट? देन यहां पर आ जाता है आपके पास एडवांटेज, राइट? सो एन स्ट्रेटेजी मस्ट प्रोवाइड फॉर सम एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहां पर देना चाहिए। और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको यहाँ पर रिसोर्सेज, स्किल्स एंड पोजिशंस के ऊपर 3 पार्ट में स्प्लिट करके दिया हुआ है, राइट? दिस इज बेसिक, इफ यू कैन जस्ट रीड इट। ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं है, दिस यू कैन जस्ट रीड इट, तो ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें वो बता रहा है कि रीजंस व्हाई स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अगेन ये सारे चेंजेस है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही टर्बुलेंट है, कॉम्प्लेक्स है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद एक्यूरेसी।
देन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पहले दो लोगों को झेलना पड़ता था या दो फैक्टर्स को देखना पड़ता था, अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, करेक्ट। पहले लॉस भी कम थे, अब लॉस भी और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने लग गए। सो अगेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एनवायरमेंट, देन द रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, करेक्ट। आउटडेटेड जिस हिसाब से हो रहा है, जो भी बेस्ट से बेस्ट प्लान होता है बट वो भी फिर क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, बिकॉज अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से। देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इवेंट्स बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज द वर्ल्ड इवेंट अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस। अभी अगर आपको पता हो तो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, श्रीलंका में जस्ट इलेक्शंस हुए, लास्ट ईयर मॉलदीव्स में इलेक्शंस हुए। आपको मैं बताता हूँ ये सारे इलेक्शंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यूएस का इलेक्शन अगेन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डोनाल्ड ट्रंप रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेगा, दोनों के उसके प्रोस एंड कॉन्स है आपके पास। तो आपको यहाँ पर अगेन इम्पैक्ट देखो, इलेक्शन कहाँ हो रहा है, श्रीलंका में, इलेक्शन कहाँ हो रहा है, मॉलदीव्स में, इलेक्शन कहाँ हो रहा है, आपके बांग्लादेश में, इलेक्शन यूएस में हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किधर गिरता है, इंडिया के मार्केट में गिरता है। तो आपके सिर्फ इंडिया के इलेक्शन मतलब मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो इम्पैक्ट करेगा ही, मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो इम्पैक्ट करता है। सो ये आपके सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। सो अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। चेक करना एनालिसिस, अगर आप इंटरेस्टेड हो यूट्यूब और पे चेक करो, द इम्पैक्ट ऑफ यूएस इलेक्शन इन इंडिया, यूल गेट टू नो। इसके अलावा द डिक्रीजिंग टाइम स्पैन फॉर विच प्लानिंग कैन बी डन विथ एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। सो आप यहाँ पर जो भी प्लानिंग करते हो, राइट, और जो प्लानिंग आप कर रहे हो वो कितना ज्यादा आप सटीक प्लानिंग कर पाओगे, उसके ऊपर अगेन ये सारे आपके रीजंस रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो ये आपके पास था, जिसमें मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास होगा वो यही होगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑडिट, एंड स्ट्रेटेजी ऑडिट में क्या क्वेश्चंस को आप पूछोगे। एंड इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया, ये बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से आपका आंसर इधर सेट हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी ऑडिट बिकम्स difficult and this is what is there in your this chapter, right? So can we then start with the questions? RTP May 18 का RTP हम शुरू कर दे, we can start with the RTP for May 18। I think May 18 वाला RTP तो एटलीस्ट पूरा हम कवर कर ही सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर हम May 18 वाले RTP पे चलते हैं। I'll just open the RTP for May 18। ओके, ये तो क्वेश्चन पेपर हमने उठा दिया, आरटीपी मे 18, या हमने मे 18 वाला आरटीपी अभी तक एक बार भी डिस्कस नहीं किया ना। लेट मी जस्ट सी द पेज नंबर 76, तो लेट्स मेक इट 86, 10 पेजेस का गैप रहता है, हाँ 74। ओके, ये आपका आईटी वाला पार्ट है, एंड देन दिस इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, चलिए हम यहाँ पर अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या आंसर कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? दीज आर ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चन, दीज आर ऑल फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या आप अपॉर्चुनिटी को भी डिफाइन कर सकते हो? ये तो सीए फाउंडेशन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से आ गया, फेवरेबल सिचुएशन, राइट। फिर आप देखो, हाउ कैन अ कंपनी डील विथ स्ट्रेटेजी अनसर्टेनिटी, हाउ कैन अ कंपनी और डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के लिए आपको अगर याद हो, आप क्या करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, हीरा नॉट एग्जैक्टली स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस से अनसर्टेनिटी नहीं पता चलेगा, स्वॉट एनालिसिस आपको करंट बिजनेस सिचुएशन आपको बताएगा, स्वॉट एनालिसिस आपको अनसर्टेनिटी के लिए नहीं बताता। स्वॉट एनालिसिस अपना स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनको ग्रुपिंग करते हो, यू रिमेंबर,
आप उसको ग्रुपिंग करते हो। हाँ, तो ग्रुपिंग करने के बाद में फिर आप देखोगे व्हाट आर द मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर्स एंड विच आर द लीस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स, प्रायोरिटाइज। बिल्कुल करेक्ट। यहां पर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को डील करने का यही तरीका रहेगा कि आप जो भी फैक्टर्स है उनको ग्रुपिंग करते हो। क्लस्टर जो वर्ड अपन ने यूज किया था, इसको अलग अलग क्लस्टर्स में आप सेट करते हो, देन यू रैंक दोज फैक्टर्स अकॉर्डिंगली, एंड उसके हिसाब से फिर आप स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करते हो, राइट। फिर एक्सप्लेन द टर्म कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। आई थिंक ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बेस्ट कॉस्ट लीडर प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देन लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड डिफाइन, अब देखो डिफाइन रीफ्रीजिंग। अब देख लो खाली एक ही स्टेज आ गया, डिफाइन रीफ्रीजिंग इन कर्ट लुइस चेंज प्रोसेस। तो क्या था इसके तीन स्टेजेस, क्या थे कर्ट लुइस चेंजेस के? तीन जो स्टेजेस थे वो क्या क्या थे? Unfreezing, ओपन, changing, and refreezing. वेरी गुड, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज, करेक्ट। तो रीफ्रीज में आप क्या होता था, बैक टू नॉर्मल, और मेक द चेंज नॉर्मल, करेक्ट। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। चलिए फिर यहां पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। हाँ बिल्कुल हीरा, करेक्ट, लैपटॉप वाला एग्जांपल। इसमें आप बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यस इट विल इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, यस। करेक्ट। हाँ, और क्यों चाहिए अब आप ये भी बताओ, क्यों चाहिए आपको, व्हाई ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व? क्योंकि सर आप बहुत कुछ एनालाइज करते हो ना, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब बाहर का मार्केट, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आप सबको इन्वॉल्व करके आप करोगे ना सर। तो उसमें खर्चा कैसे होगा एनालिसिस में? दिवांग ने एक पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बोला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप भी करेक्ट हो, बस आंसर को थोड़ा सा वर्कआउट करो। यस, ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये भी आंसर किसने दिया था? नीरज आपने बोला था। ये हर्षद ने यहाँ पर एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट बता दिया कि आप एनालिसिस तो करोगे, बट एनालिसिस के लिए आपको एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट आपका एनालिसिस करके देगा। अच्छा, फिर एक्सपर्ट एनालिसिस करने के बाद जब देगा तो आपके और भी काफी सारे एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंशन और इन सब के लिए, करेक्ट। तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पर कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होता है। एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को प्लान करते हो। ओके, व्हाट अबाउट दिस की सक्सेस फैक्टर डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव सक्सेस? केएसएफ याद आ रहा है? केएसएफ की सक्सेस फैक्टर, केएसएफ याद आ रहा है? जजमेंट। दिवांग थोड़ा सा आप एलैबोरेट करके बताओ, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट? नहीं। आप क्वेश्चन 2B के लिए बोल रहे हो, 2A के लिए बोल रहे हो? वी आर डिस्कसिंग 2B, केएसएफ, केस की सक्सेस फैक्टर, इट डिटरमाइंस कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो यहां पर आप आंसर बता रहे हो करेक्ट। और बाकी चने आप देखो, चैप्टर 2 पे मैं आपको लेके आता हूं, केएसएफ। आंसर तो करेक्ट है इसका। देखो यहां पर था की सक्सेस फैक्टर चैप्टर 2 में। की सक्सेस फैक्टर क्या था? मेजर एरियाज, की पॉइंट्स, ये देखो, आप ये देखो, and industries key success factor are those things which most affect the industries member ability to prosper in the marketplace। फिर ये देख रहा है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, कॉम्पिटेंसीज, राइट। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट।
राइट। इसे को सब कॉम्पिटेटिव एड, व्हाट इज मोर कॉम्पिटेटिव सक्सेस, केएसएफ जो ये देखो, केएसएफ कैन गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय ट्रेनिंग इट्स स्ट्रेटजी इनटू इंडस्ट्रीज। केएसएफ ये दिख रहा है आपको पूरा, KSF is fruitful competitive strategy approach। तो ऑब्वियस सा बात है, इसका आंसर क्या है, यस। आप कहां रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 2.13 पे आप जाके इसको डिटेल में और पढ़ सकते हो, राइट। फिर आप देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डीप एनालिसिस कैन एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। अब बताइए अगेन, इसका क्या आंसर होगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डीप एनालिसिस कैन एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। यस बोल रहे हो आप लोग? हाँ सर, आंसर तो सही है। आंसर सही है, आंसर रॉन्ग है। अनसर्टेनिटी को कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, क्योंकि आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया और डीप एनालिसिस कर लिया। कैन यू एलिमिनेट? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी रिड्यूस्ड, राइट। इट कैन बी एलिमिनेटेड, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उसके चांसेस कम होंगे, वो कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, हाँ, फ्यूचर पे डिपेंड करता है, राइट। सो आप ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी इज ऑल फ्यूचर, सो इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेट वर्ड करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है यहाँ पे। चलिए फिर आप देखो, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी शुड सक्सीड लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, इसका क्या आंसर होगा? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी शुड सक्सीड लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, करेक्ट और इनकरेक्ट? पहले तो एक काम करो, करेक्ट इनकरेक्ट से पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले वो समझ जाओ। वो खोपड़ी में सेट हो गया तो अपन इसको भी आंसर कर देंगे। ये क्या बोलना चाह रहा है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी शुड सक्सीड लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। सही क्रोनोलॉजी क्या था, आप मुझे बताओ, सही क्रोनोलॉजी क्या था? मैं ऐसे में आपको सीधा मॉड्यूल में उठा के ले जाऊंगा, राइट। चैप्टर 4 आप देखो, जो सही प्रोसेस था रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में था ना ये। आप मुझे बताओ सही क्रोनोलॉजी क्या था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में? आप ये देखो, ये क्रोनोलॉजी अपन ने कहा लिखा हुआ था, स्लाइड्स में लिखा है शायद। इफ यू रिमेम्बर, चलो एक काम करते हैं, यहां पर आप मुझे देखकर बताओ। देखो, आप पहले क्या करते हो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में? थिंक इसको अपन ने लिख के रखा है, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट हियर। इसको अपन ने कहीं पर लिखा था, हाँ ये रहा। ये देखो, पहले क्या होता है, रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। यहां पर वो वर्ड क्या बोल रहा है, टर्न अराउंड शुड सक्सीड लिक्विडेशन। सक्सीड मतलब ये जो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी है इसके बाद में टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आना चाहिए, ऐसा है क्या, ऐसा है? आंसर इज नो, लिक्विडेशन तो लास्ट रिसॉर्ट होता है, यस और नो। देखो, अब आपको देखो, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, बट इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, टर्न अराउंड शुड सक्सीड, हम नहीं बोलते सक्सेसर। औरंगजेब के बाद मुगल के सक्सेसर्स या औरंगजेब के सक्सेसर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, इसीलिए मुगल राज कम हो गया। सक्सेसर, सक्सीड, तो यहां पर वो क्या बता रहा है कि टर्न अराउंड शुड सक्सीड लिक्विडेशन, पहले लिक्विडेशन आएगा फिर टर्न अराउंड आएगा। गलत बात, ऐसा नहीं है। लिक्विडेशन तो लास्ट में है, टर्न अराउंड आपका पहले आता है, ठीक है। फिर देखिए, चलो ये वाला क्वेश्चन का बताओ, सब्सटीट्यूट कैन एक्सर्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव प्रेशर, करेक्ट और इनकरेक्ट? बताइए, करेक्ट और इनकरेक्ट? सब्सटीट्यूट कैन एक्सर्ट, करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज यस, सब्सटीट्यूट्स कैन एक्सर्ट सिग्निफिकेंट प्रेशर, कॉम्पिटेटिव प्रेशर। और आप फिर जो माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल था उसमें जो सब्सटीट्यूट के बारे में था आप वो बताना शुरू कर दोगे, राइट।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पब्लिसिटी इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन। आप बताओ, पब्लिसिटी इज इट अ पर्सनल फॉर्म? नो, इट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन, करेक्ट। और पब्लिसिटी तो बेसिकली मतलब आपका नॉन पेड प्रमोशन हो जाता है, यस और नो? माउथ नो पब्लिसिटी। पेमेंट्स आर मेड। हाँ, माउथ पब्लिसिटी, इट्स नॉट पेड, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज नो। अच्छा, नेटवर्क स्ट्रक्चर अभी तक हमने किया नहीं। चलिए, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस। आप बताओ, स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस इज हाईली फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल एक्टिविटी, करेक्ट और इनकरेक्ट? स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस, अगर आपको याद हो, सर्वेलियंस में हमने किसके बारे में बात किया था? कोई और आएगा तो मैं देख लूंगा, रिमेंबर? इसका तो एग्जाम्पल भी मेरे को याद है। आप देखो, मैं फिर से मॉड्यूल खोल रहा हूं। सर्वेलेंस में क्या था? सर्वेलेंस किसके ऊपर फोकस करता था? अब चेक करो। कीप आई ऑन समथिंग अनएक्सपेक्टेड, दिख रहा है? कीप आई ऑन समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सो स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस इज व्हाट? इट इज अनफोकस्ड। अरे मिला गाइस, क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा है? देखो, मॉड्यूल का पॉइंट, से एक सेंटेंस उठा के ट्रू फॉल्स उठाकर दे दिया, राइट? तो आपको ये याद रखना है दैट स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस इज अनफोकस्ड, स्ट्रेटेजिक इज नॉट फोकस्ड। आया? तो इसका आंसर क्या है? नो। और आप मॉड्यूल में इसको कहां पर रेफर कर सकते हो? मॉड्यूल में इट कैन बी रेफर्ड इन पेज नंबर। ये हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट, इसको रीस्टार्ट कर देता हूं। I hope you can see this now. Page number 8.14. Okay. So answer is no. और पेज नंबर 8.14 यहां आप इसको रेफर करो। ओके, चलिए। स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव, ये तो ट्रू है। ये तो ट्रू है ना आपका? स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, चैप्टर 1 का क्वेश्चन हो गया है तो आपका। फिर देखिए, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। क्या होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में? व्हाट आर द एडवांटेजेस कॉस्ट लीडरशिप का? ध्यान रखना, माइकल पोर्टर के जो 5 आपके फैक्टर्स हैं उनको आप यहां पर बता दोगे। माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस है आप उनको यहां पर बता दोगे कि एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप में। तो कॉस्ट लीडरशिप में राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट, सबको क्या एग्जाम फायदा होगा? हाँ, तो कोई एक एग्जाम्पल लेकर आप पूरा बताओगे। राइवल्स में मतलब राइवल्स आपके साथ प्राइस वॉर अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बायर्स को और अट्रैक्ट कर पाओगे। आ रहा है आपको समझ में? आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आप सप्लायर्स के ऊपर प्रेशर डाल पाओगे। न्यू एंट्रेंट को प्रॉब्लम होगा ब्रेक इवन करने में, सब्स्टिट्यूट के सामने आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ओके, देन आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, करेक्ट? ये तो आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हो गए। फिर आपके पास आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक किसके लिए? गुड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक रहता है, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पार्ट हो जाता है, राइट? यस और नो? ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये अगले चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन? दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक होते हैं, दैट इज मर्जर। मर्जर। एक्विजिशन में क्या होगा? वन कंपनी अक्वायर, वन दिस इज बड़ी बिग बेसिकली कंपनी टेक ओवर। एक्वायर करती है दूसरी कंपनी। हाँ, सो दिस इज मोर लाइक अ टेक ओवर, बिल्कुल करेक्ट खुशी, दिस इज फाइन। विजन एंड मिशन, विजन एंड मिशन क्या होगा? विजन इज
वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, और मिशन क्या हो जाएगा, योर पर्पस, वाई यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन और वाई यू आर इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन अपन ने पहले कवर किया था, योगा दिल्ली, ये वाला अपन ने किया ये क्वेश्चन। हाँ सर। थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। फिर आप देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंट्रोल कैन काउंटर एंड हिंडर hindrances and always achieve the success of an organization. What are the limitations attached to strategic management? तो straight away आपका, हाँ, ये क्वेश्चन भी अपन ने किया है, तो टिक नहीं लगा हुआ ना, सो दैट्स द रीजन। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जो जो कर लिया उस पर हम टिक लगाते हैं, यहाँ पे जो नहीं किया उसको फिर यहाँ कवर करते हैं। चलो यहाँ पर बताओ, सुरेश सिंघानिया इज द ओनर ऑफ एन एग्री बिजनेस प्राइवेट कंपनी इन संगरूर पंजाब। यूनिट इज प्रोड्यूसिंग puri ketchup and sauces while its product have significant market share। ये देखो यहाँ पर से आ रहा है, इसके जो प्रोडक्ट्स है, it has a significant market share in the northern part of the country, the sales are on decline from the last couple of years, he seeks to help the he seeks to help of a management expert who can advise him to first understand the competitive landscape। तो अब आपको सिंपली वहां पर क्या करना है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सिंपल, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। डज इट, इज इट अ केस स्टडी क्वेश्चन? आंसर इज नो। स्ट्रेट अवे आपको क्या लिखना है, स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय दिस। तो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के सीधा स्टेप्स लिखने हैं। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के क्या स्टेप्स हो जाएंगे, आप बताओ, व्हाट ऑल स्टेप्स वुड बी देयर? अनम्यूट करके भी कोई बोल सकता है, क्या क्या स्टेप्स होंगे? अरे पता करो कौन कॉम्पिटिटर है, यस और नो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके स्ट्रेंथ पता करो, उसके वीकनेस को पता करो, और सबको क्लब कर दो। यस और नो? मॉड्यूल से चेक कराओ, याद आ रहा है? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, देन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, और सबको याद आया? याद आया, बिल्कुल करेक्ट। सबके सब मैं उना के परसी बनते हो, राइट? याद आया? याद आया? ये देखो, याद आया? ये देखो, एक बार और याद दिला देता हूं। अब देखो यहां पर अपना कॉम्पिटिटिव, ये रहा पेज नंबर 2.4। देखो मैंने आपको बताया था 3 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो पेज नंबर 2.4, सो यू विल स्ट्रेट अवे गेट द आंसर देयर। ओके, फिर आप देखो, एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस कर्व एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप बताओ एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है, व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? मेरे मैथ्स के टीचर ने झापड़ लगाया था जब मैंने उनको बोला था कि सर सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है, आप पिछले 10 साल से या 15 साल से एक ही क्वेश्चन दिन में 5-7 बार करते जा रहे हो, मैं तो दूसरी बार ही कर रहा हूँ जिंदगी में हाँ बरोबर लर्निंग याद का। है सर। याद आ हाँ। रहा है? यस, हाँ तो सर। वो क्या था, दैट एफिशिएंसी दैट यू गेन बाय डूइंग द वर्क, रेपिटेटिव वर्क अगेन एंड अगेन। यस और नो? हाँ सर। एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व, तो इसका रेलेवेंस क्या होता है, इसका रेलेवेंस क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ। उससे फायदा क्या होता है, आप एक ही चीज को बार बार जब रिपीट करते हो तो एफिशिएंसी आता है, इफेक्टिवनेस आता है, एक्सपर्ट हो कॉस्ट, जाते हैं हम उसमें ना। एक्सपर्ट हो जाते हो, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, राइट? तो इन सब की वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो ये आपका रेलेवेंस है, राइट? चेक करो ये क्वेश्चन। ओके, फिर आप देखो, रोहित सेठ is an informal discussion with his friend that he has to move very cautiously। अच्छा, आई थिंक ये अपन ने क्वेश्चन वापस से किया था। रोहित कौन से हायरार्की में, आई थिंक टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। ये दोनों क्वेश्चन अपन ने कवर कर चुके हैं, राइट? दीज टू क्वेश्चंस आर आल्सो कवर्ड। ओके, ये बताओ, स्विफ्ट इंश्योरेंस कंपनी, योर स्विफ्ट इंश्योरेंस इज अ कंपनी which is engaged in the business of providing medical insurance, maintaining a market share of 25 to 30%। Recently the company has decided to enter into the business of auto insurance and having financial collaboration। Identify the strategies to be adopted by Swift Insurance and with its advantage। आप बताओ कौन सा स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताओ।
आपको आंसर कहां से निकलेगा? आपका आंसर इस लाइन से निकल के आएगा, यहां से। द कंपनी डिसाइडेड टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ ऑटो इंश्योरेंस। और अगर आप देखो तो यहां पर वो बता रहा है द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिल्कुल करेक्ट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में कौन सा वाला स्ट्रेटेजी है ये? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में कौन सा स्ट्रेटेजी का बात कर रहा है? दिस इज विच टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो बराबर है, लेकिन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में कौन से स्ट्रेटेजी का बात हो रहा है? अच्छा, कौन से तरह का ये आपका विच टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दिस इज? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? कॉम्पिटिटर को नहीं सर, ये कॉम्पिटिंग। हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, राइट है। हॉरिजॉन्टल में तो सेम रहता है ना, मतलब एक ही बिजनेस रहेगा, हाँ, उसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दूसरे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को खरीदेगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। यहां पर आप देखो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, आप इसी सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रिक, बिल्कुल करेक्ट, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, बराबर। चलिए फिर देखो, strategic alliances are formed if they provide advantages to all the parties in the alliance. Do you agree? आप बताओ क्या आंसर होगा? यस। स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाते किसके लिए? क्योंकि आपको यहां पर एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, है कि नहीं? तो व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस? क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस? आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस आ जाएगा? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, राइट। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक अलायंस, आप स्ट्रेटेजी शेयर करते हो। मार्केट शेयर, करेक्ट, यू गेट न्यू मार्केट शेयर। इकोनॉमिक, जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल, करेक्ट। और पॉलिटिकल अलायंस में कैसे था कि आप देखो, किसी एक आपका जो अलायंस पार्टनर है उसका पॉलिटिकल कनेक्ट अच्छा है, और बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप जाते हो तो काफी ज्यादा फायदा होता है। इंडिया में जैसे आप रिलायंस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है फेसबुक का, राइट, ये आपको एडवांटेजेस हो जाएगा, राइट। फिर आप देखिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में आप देखो यहां पर क्या बताया चैप्टर 5 से, airline industry in India is highly competitive and several players are there, so business fears several severe competition aggressively market themselves with each other. So luxury jet is a private Delhi based airline with a fleet of 9 small aircrafts, seating capacity ranging from 6 to 9. Their aircrafts are chartered by big business houses and high net worth individuals for their personalized use. With customized tourism packages, their aircraft are also hired by foreigners. Identify the Michael Porter growth strategy. आप मुझे बताओ कौन सा माइकल पोर्टर का कौन सा स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं ये रादर इनके ऊपर माइकल पोर्टर का कौन सा स्ट्रेटेजी लगेगा? कौन सा स्ट्रेटेजी लगेगा? क्या ये बड़े मार्केट को केटर कर रहे हैं? क्या ये बड़े मार्केट को केटर सर कर ये रहे हैं स्पेसिफिक एक एक स्पेसिफिक पीपल लोग के गैदर कर रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना सर, रॉलेक्स वॉच का आपने। हाँ, सो दे आर वर्किंग इन द निश मार्केट, हाँ निश। बड़े मार्केट में नहीं है। इसके अलावा बिल्कुल करेक्ट देवांग, और ये हो गया फोकस्ड डिफरेंशिएशन। ये दोनों टर्म आपके आंसर में होने होंगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फिर आपसे ये एक देखना, मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई नहीं होगा।
What are the important barriers or the common barriers which are faced by the new entrant? न्यू एंट्रेंट से क्या क्या कॉमन बैरियर्स आपको देखने को मिलता है, वो पॉइंट यहां पर, राइट। फिर रोनित रॉय हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग पाउडर, मेक अ प्लान फॉर हिम टू प्रमोट द प्रोडक्ट। अब इसका आंसर किसी बुक में नहीं है और इसका कोई आंसर सही आंसर नहीं है, कोई गलत आंसर नहीं है। क्या करोगे आप? वॉशिंग पाउडर को प्रमोट करना है, बेस्ट तरीका इसमें क्या एडवर्टाइजिंग। होता है? हाँ, तो आप एक तो एडवर्टाइजिंग है, बट इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले पता है क्या करो? आप चेक करो इस प्रोडक्ट, जैसे वॉशिंग पाउडर अभी इंडिया में कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप जानते हो, वो क्या करते हैं, और वही सारे प्लान्स को आप लिख दो। सेल प्रमोशन करो, तो सेल प्रमोशन कैसे किया जाए? देवांग ने बोला सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट्स आप करो, राइट। गुड सैंपल दो। सैंपल आप देकर यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, डोर टू डोर सेलिंग भी हो सकता है, यस और नो, डोर टू डोर सेलिंग आपका हो जाएगा। सेल प्रमोशन के अंदर आप फिर और किसको किसको बुला सकते हो? डिस्काउंट्स, वेरी गुड, प्रमोशनल या इनॉग्रल डिस्काउंट्स आप दे सकते हो, यस और नो। ऑफर। ऑफर, यू कैन गिव ऑफर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, एडवर्टाइजिंग, सॉन्ग, एग्जीबिशन, ये सब। अब मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेटली आपको इसमें क्या करना है। अल्टीमेटली इसके अंदर आपको जो भी आपके सेल प्रमोशन के टेक्निक्स है, बस आपको वो लिखना है, सिंपल, राइट। आपके सेल प्रमोशन के जो टेक्निक्स है वो आपके यहाँ आ जाएंगे। फिर बताओ, स्टेट द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी। Factors that influence the human resource competency. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, याद आ रहा है? अपन ने कवर किया है इसको। इसका ह्यूमन रिसोर्स वाला पार्ट अपन ने कवर किया था। अच्छा नहीं, ये अपन ने कवर नहीं किया ना, ओके। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फिर एक बार छोड़ दो। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा अभी। चलो, ये अपन ने अभी कवर नहीं किया, तो ये देखते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन एक तो देखो, सबसे इजी क्वेश्चन तो ये, व्हाट इज बेंचमार्किंग एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन बेंचमार्किंग प्रोसेस, राइट। ये आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। केवल कपाड़िया इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर of KK Industries located in Kanpur. In review with meeting of head of finance Kuldeep Khaitan, he said that the first 5 years of the last decade of the company grew between 8 to 10% per year, and the growth rate is falling in the previous year. The company managed 1%. Kuldeep replied that company is facing twin issues. One, the strategy is not being implemented as planned, and then the results produced by the strategy is not in conformity with the indicated goals. There is a mismatch between strategy formulation and implementation. Keval disagreed and stated that he takes care of implementing all the plans. You have been hired as a strategy consultant. Advise the way forward for the company to identify the problem area and correct strategic approach that have not been effective. क्या करोगे इसमें आप? अभी अभी हमने जो पढ़ा, राइट, स्ट्रेटेजी ऑडिट। आपको देखो मैंने बताया था ना, इसके ऊपर आपको केस स्टडी जैसा क्वेश्चन मिल सकता है, और ये देखो ये आपका केस स्टडी जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट, जस्ट व्हाट वी स्टडीड, ओके। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो, ओके, फिर ये आरटीपी खत्म हो गया, मई आरटीपी आपका खत्म। चलिए, फिर मैं नवंबर 2018 वाला आरटीपी स्टार्ट कर देता हूं। ओके, नवंबर 2018 वाला आरटीपी, एसएम इज ऑन पेज नंबर 84।
तो चलिए 10 पेज एक्स्ट्रा ऐड करके 94 पे आते हैं। अरे वाह, ये तो स्ट्रेट अवे उसी पेज पे आ गया। चलिए इसका आंसर, डिफाइन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। कैन यू गेट द आंसर फॉर दिस? कैन यू गेट द आंसर फॉर दिस? तो सेम रहेगा आपका, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिफाइन केएसएफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कॉस्ट लीडरशिप, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लॉजिस्टिक, एसबीयू। अच्छा, प्रेमाइस कंट्रोल का है, कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने प्रेमाइस कंट्रोल? ये कौन से चैप्टर में था? चैप्टर 8, अभी अभी जो हमने कवर किया, पिछले लेक्चर के अंदर ही कवर किया था प्रेमाइस कंट्रोल। तो देखो मैंने आपको जैसे बताया था, प्रेमाइस कंट्रोल और इन सब के ऊपर जो अलग अलग कंट्रोल्स थे, उसमें आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये वो है। चलिए फिर ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ओके, कंट्रोल सिस्टम रन पैरेलल विद स्ट्रेटेजिक लेवल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट? पहले तो इसका मतलब बताओ क्या है, ट्रू और फॉल्स, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या तीनों स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे कंट्रोल का जरूरत होता है? इज कंट्रोल रिक्वायर्ड एट ऑल द 3 लेवल्स? यस। आंसर इज यस। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया फिर। दैट कंट्रोल लेवल runs parallel with the strategic levels because control is required in all the 3 strategic levels, that is corporate level, business level and functional level। आप बताओ, this is clear? ओके, फिर आप देखो, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी इज डिजाइंड टू हेल्प द फर्म अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये आंसर तो मतलब नींद में उठा के चमाट मार के पूछने वाला है। करेक्ट और इनकरेक्ट? ये तो करेक्ट होगा, इस पर तो आप 5 मार्क का आंसर भी लिख सकते हो, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि इतना डिटेल में इसको अपन ने कवर किया है। अच्छा, ये बताइए, फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर विजन एंड मिशन आर इररेलेवेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट? For a small entrepreneur, vision and mission are irrelevant. Answer is incorrect. Even not for profit organization को भी आपको विजन और मिशन चाहिए होता है, तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को भी जरूरत है। एवरीवन इज नीडेड, करेक्ट। ओके, स्टेबिलिटी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, करेक्ट और इनकरेक्ट? ये भी करेक्ट। करेक्ट, राइट और इनकरेक्ट? ध्यान से इसका आंसर, इसका आंसर बहुत ध्यान से आपको करना होगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? मेजोरिटी बोल रहे इनकरेक्ट। यहां पर देखो, फिर से पढ़ो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। तो ये करेक्ट हो गया ना स्टेटमेंट? स्टेबल है ना सर? स्टेबिलिटी में क्या होता है? स्टेबिलिटी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। हम जहाँ पे रहते हैं हम वहीं पे रहते हैं सर, इसमें हम कोई अपने को चेंज नहीं करते हैं। हाँ, तो स्ट्रेटेजी, तो ये आपका, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट? डी। इसका आंसर क्या करोगे, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और इज इट अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आप लोग जो कंटेंट बता रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है कि इट्स अ डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आया समझ में? ये ऐसा ना, ये टंग ट्विस्टर है, राइट। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, राइट। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। आया? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, वैसा हालत है ये वह। ओके, चलिए लेट्स चेक क्लॉज ई। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कंसीडर न्यू एंट्रेंट एज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। नींद में उठाओ, चमाट मारो, ये आंसर तब भी आपका करेक्ट आना चाहिए। यस और नो? करेक्ट। 5 फोर्सेस में से एक फोर्सेस तो न्यू एंट्रेंट था ही। अच्छा, टेली शॉपिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, करेक्ट और इनकरेक्ट? टेली शॉपिंग, दिस इज अ करेक्ट आंसर। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है? यू इंटरैक्ट विद द कस्टमर,
और टेली शॉपिंग में आप इंटरैक्ट करते हो, क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, राइट? सो इट इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग, करेक्ट आंसर। ओके, स्ट्रेटेजीज, अच्छा ये आप बाद में देखोगे। ओके, बीपीआर एंड बेंचमार्किंग सैम टू सैम, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, नो, बोथ आर डिफरेंट। चलिए, वेरी वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस, ये सब बराबर है। एंड चलिए आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? विजन के लिए क्या क्या जरूरी है? स्ट्रेटेजिक विजन, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ 5 पॉइंट्स, 3 से 5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक विजन क्या होना चाहिए? एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, क्या लिखोगे इसमें? अरे सब शांत हो गए, क्या हो गया? ये देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और देखो देखो साइड में इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, दिख रहा है? आया पॉइंट समझ में? तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3.8, याद रखो। अब देखो ये आप जब पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कहां कहां पर आपको अब दोबारा से एक बार पढ़ने का जरूरत है। ये दोनों आप आराम से कोरिलेट कर पाओगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, ये भी आप आंसर कर पाओगे। ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, ये अभी अभी हमने पिछली क्लास में ही कवर किया था, तो ये भी आप मेरे हिसाब से आंसर कर पाओगे, बिल्कुल ताजा ताजा है, गर्मा गर्म आपके दिमाग में। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई थिंक ये भी आप आंसर कर पाओगे। ओके, आप बताइए ये वाला, क्या ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर कर लिया? क्या ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, yummy foods, tasty foods are successfully competing in the business of ready to eat snacks in Patna. Yummy is a pioneer in introducing innovative products. These products will give them good sale. However, Tasty will introduce similar product in reaction to the products introduced by Yummy, taking away the advantages gained by the former. What are the strategic approaches adopted by the two company and which is superior? ये वाला क्वेश्चन आपके सीए फाउंडेशन की तरह हो गया, आप याद करो। सीए फाउंडेशन के अंदर भी आपका ऐसा एक क्वेश्चन था, बट फिलहाल सेम अपन ने एग्जीक्यूटिव में भी किया था। आंसर कहां से मिलेगा आप देखो, Yummy has been pioneer in introducing innovative products. Correct. However, Tasty will introduce similar products. आपको चेक कराऊं फाउंडेशन का बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का मॉड्यूल, वहां पर आपको चैप्टर 2 में मिलेगा ये इसका आंसर। इफ यू रिमेंबर, चैप्टर 2 में एंड में ये इसका टॉपिक अपन ने पढ़ा था। इसमें 2 आंसर आ सकता है आपका। याद आ रहा है? डायनामिक रिस्पॉन्स, प्रोसीड विथ कॉशन, लीस्ट रेसिस्टेंस। हाँ, और कृष्णा जो आपने बोला वो पॉइंट भी यहां पर आ जाएगा। क्या? दैट यमी जो है यहां पर, वो क्या है? प्रोएक्टिव। यमी इज प्रोएक्टिव। यमी इज प्रोएक्टिव। और टेस्टी क्या है?
अब देखो लाइन क्या लिखा है, इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस, तो ये क्या है, रिएक्टिव, करेक्ट। तो कौन दोनों में ज्यादा बेटर है, कौन दोनों में ज्यादा बेटर होगा, यमी या टेस्टी, वो इज सुपीरियर। यमी। बताओ, करेक्ट। आप देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स अक्रू टू फॉलो अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन मैनेजिंग, ये तो आपका एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखना है आपको, सिंपल, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैल्यू फॉर मनी is a leading retail chain on account of its ability to operate in its business at low cost. The retail chain aims at further strengthen its top position in the retail industry. Marshall, the CEO of the retail chain, is of the view that to achieve the goal, they should focus on lowering the cost of procurement of product. हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द कोर कॉम्पिटेंसी फॉर वैल्यू फॉर मनी, क्या होगा इनका कोर कॉम्पिटेंसी। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने आंसर दे दिया, आप यहां पे देख रहे हो, द चेन एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन द टॉप पोजीशन एंड दे विल फोकस ऑन द, ये देखो, तो इनका कोर कॉम्पिटेंसी कहां पर है, वैल्यू चेन एनालिसिस, वेरी गुड, कॉस्ट, और कॉस्ट मतलब यहां पर सप्लायर का बात कर रहे हैं, राइट, इधर सप्लायर्स का बात हो रहा है, यार है, ये अपने कॉस्ट को कम रखेंगे, वैल्यू फॉर मनी, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अपने कॉस्ट को यहां पर कम रखेंगे, सप्लायर्स के साथ इनका रिलेशन स्ट्रांग रहेगा, अपने कॉस्ट को कम रखेंगे, इसकी वजह से ये अपने जो प्राइसेस है उसको कम करेंगे, और प्राइसेस कम होगा तो इनके कॉम्पिटिटर्स से इनको ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा, दे विल जनरेट लार्ज वॉल्यूम। तो कोर कॉम्पिटेंसी इनका क्या होगा, स्ट्रेट अवे, वेरी गुड, जो आपने यहां पर आंसर किया, कॉस्ट, लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, रिमेंबर, प्रॉफिट मार्जिन कम, दो तरीके से आप ऊपर उठ सकते हो, या तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ, नंबर ऑफ यूनिट्स कम करो, या फिर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा करो और प्रॉफिट वॉल्यूम मार्जिन कम करो, और ये कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलो, हाउ एंड्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ यूजफुल टूल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आंसर भी आप कर लोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। To convert strategic plan into action and result, to convert strategic plan into actions and result, a manager must be able to direct the organizational change, motivate people, build and strengthen the company competency, competitive capabilities, create a strategy, support work climate, and meet or beat performance target. Explain the principal aspects of strategy execution. किसका बात कर रहा है मैं शायद बीच में लॉग आउट हो गया था, किस चीज का बात कर रहा है वो, किस चीज का बात हो रहा है, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस पूरा। देखो चैप्टर 3 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये आप देखो, ये रहा, ये देखो मैंने आपको बोला था ना, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है मेरा,
इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिख रहा है? So this is that independent question. Strategy execution process includes. मिला? पेज नंबर 3.2. This is page number 3.20. गाइज अब समझ में आ रहा है एक एक करके सारे पॉइंट्स क्यों कवर करवाए? फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक ये आंसर आप कर लोगे. देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दिस. चलिए ये वाला देखो. वस्त्रलोक started a textile company to manufacture cloth. They are currently manufacturing. Currently, they are in the manufacturing of silk cloth. The top management decides to expand the business in cloth manufacturing, and they decide to purchase more machines to manufacture. अब देखो यहां पर क्या थे? सिल्क क्लॉथ, और सिल्क अभी वो क्लॉथ कॉटन क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ में आ गए. तो कौन सा अप्रोच ये कर रहे हैं? रिलेटिव. वेरी गुड. अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक, राइट? फिर ये तो आपका है ही. व्हाट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड व्हेन इट इज अडॉप्टेड. फिर आप देखो, जेनेक्स इज अ कंपनी दैट डिजाइन्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. नाउ जेनेक्स इज अ वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड इट हैज हेल्प्ड द कंपनी. देखो दे आर वेल नोन फॉर देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. और एक तो ये देखो, एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर, इट स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब दिमाग में आपका एंटीना चलना चाहिए. इनोवेटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, यूनिक फीचर्स, राइट? क्वेश्चन आपको पूछे ना पूछे, आपको पता चल जाना चाहिए किसके ऊपर क्वेश्चन जा रहा है. दैट आर नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिटर टू गेन देम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और वो कंसिस्टेंटली इसको यूज कर रहे हैं. कौन सा पोर्टर का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं आप मुझे बताओ? पोर्टर के. वेरी गुड, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, राइट? सो यहां पर ये आ गया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. अब देखो ये टर्म्स आपको हिंट की तरह दिया हुआ है. अगर आप इन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सको, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे करना, ये किसके लक्षण दिख रहे हैं? यूनिक फीचर, ये किसके लक्षण है? डिफरेंशिएशन के, राइट? फिर देखो, एक्सप्लेन पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ द बिजनेस. चलो ये तो आप आराम से आंसर कर लोगे. चलो फिर ये देखो, रोहित भार्गव इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मूथ एंड सिंपल प्राइवेट लिमिटेड. द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011 with 35 employees, grew very fast and became the organization of 335 employees in 2016. With the increase in the size, Rohit has started facing difficulty in managing things, and many times he finds that the personnel at functional level are not in sync with the strategy at top. He felt that the strategy needs to be segregated into viable policies, plans and policies that are compatible to each other and communicate down the line. आप मुझे बताओ ये कौन से फंक्शनल प्लान की बात कर रहा है? आप देखो क्वेश्चन में यहां आपको हिंट दिया है. The strategy needs to be segregated into viable plans and policies that are compatible and communicated to the down the line. क्या आंसर होगा इसके अंदर? What answer you are going to quote here? ह्यूमन रिसोर्स. बेसिकली यहां पर क्या बात हो रहा है कि आप अलग अलग यहां पर सेग्रीगेशन करोगे, राइट? आप यहां पर अलग अलग सेग्रीगेशन करोगे और फंक्शनल एरियाज के मैनेजर्स को सेटअप कर दोगे ना. आप देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत नहीं था. ओके, चिड़िया भी पढ़ने को आ गई. चलो, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत नहीं था, बट अब आप देखो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया है. सो विद द इंक्रीज इन साइज इज फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग. और यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो फंक्शनल लेवल है वो इतना सिंक नहीं है. तो यहाँ पर इसको क्या करने पड़ेंगे? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को सेटअप करना पड़ेगा, राइट? कंट्रोलिंग एक्टिविटीज आपको करना होगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन. आ रहा है? चेक करवाऊं? देखो मॉड्यूल में मैं आपको बताता हूं. ये गलत चैप्टर ओपन कर दिया.
ये देखो, ये देखो, इधर से आपका आंसर सेट होगा, यहां से आपका आंसर पूरा सेट होगा। देखो, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज दे आर इंपॉर्टेंट, तो आपको फंक्शनल लेवल यहाँ पे सेट करना होगा। तो देखो, दे आर डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द कॉर्पोरेट दिस, सो दे नीड टू डिजाइन अ फंक्शनल एरिया। और देखो, मैंने आपको बताया था इस पे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। और ये आपका नीड है, अगर आप चेक करोगे तो ये आपका नीड है, क्यों आपको फंक्शनल लेवल चाहिए, इसलिए चाहिए होगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो पेज नंबर 6.3, क्लिक कर पा रहे हो उसको? क्या इसको क्लिक कर पा रहे हो? कि देखो, पहले छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, फिर पहले छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, फिर ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और क्योंकि अब ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो इसको एक प्रॉपर फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट टीम सेट करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट कर पाए। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? आप बताओ, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? दो अप्रोच था, दो मार्केट दो अप्रोच, क्या था? एक रिलायंस का अप्रोच, एक आईफोन का अप्रोच। वेरी वेरी गुड। प्राइस स्किमिंग या फिर प्राइस पेनिट्रेशन? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही। चलिए, 7 चैप्टर हमने किया नहीं, ये देखो ये अभी आ गया, व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑडिट, और उसका ब्रीफली क्राइटेरिया आपको बताना है। इसका बताओ क्या आंसर होगा? स्विफ्ट लिमिटेड एंड क्विक लिमिटेड are two companies that are in the business of light industrial machine. While Swift is the market leader, the sales of Quick has been falling. In the year 2017-18, the market share of the two companies was what? 40%, 45%. Then during the last 5 year, कंपनी का यहाँ पर, अब देखो धीरे धीरे आप अपने आप इसका आंसर कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था। During the last 5 years, the market share of Quick has reduced from third to sixth. As an immediate corrective measure of the top management, Quick decided to enumerate successful standards of Swift Limited and set them their own yardstick. तो यहां पर वो पूछ रहा है, which strategic tool is to be adopted and how it will be implemented? आप बताओ। कैसे आपने बेंचमार्क कैसे सेट किया यहां पर? करेक्ट विशाल, आयुष, करेक्ट। बट कैसे सेट किया? बिकॉज आप यहां पर देखो, क्वेश्चन के अंदर ही आपको वो हिंट दे रहा है, और वो क्या बोल रहा है? एज एन इमीडिएट करेक्टिव मेजर, टॉप मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एम्यूलेट सक्सेसफुल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड एंड सेट देम एज ओन यार्डस्टिक। ये दोनों से यही तो करते हो ना बेंचमार्किंग के अंदर भी, सक्सेसफुल स्टैंडर्ड्स रखते हो और फिर उसको अपना बेंचमार्क सेट करते हो। तो ये आपका प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पे, enumerate the successful standards and set them your own yardstick। तो ये आपका यहाँ पर आ गया आंसर फॉर बेंचमार्क। अब देखो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज बेंचमार्क, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा, आप बताओ, इज दिस क्लियर? और देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, राइट। सो आई होप आज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा और थोड़ा आपके लिए आई ओपनर रहा होगा कि कहां प्रिपरेशन में आपको आगे वर्कआउट फर्दर करने का जरूरत है। हमने 2 अटेम्प्ट के आरटीपी को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 6 का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, विल स्टार्ट विद दैट, क्योंकि वो अपन ने अभी तक किया नहीं है। आई वाज ऑफ द बिलीव कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो हम ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उसको खत्म करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द
न्यू चैप्टर ऑल्सो। आई थिंक ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा एक लेक्चर जाएगा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी को, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप चेक करो तो हमारा जो पेस है वो बिल्कुल बराबर जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, सिर्फ मेरे 4 लेक्चर बचे। तो आप फ्राइडे के लेक्चर में देखो तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 6 को कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपका मंडे का लेक्चर होगा, यहां पर आपका चैप्टर 7 चलेगा। वेडनेसडे को आपका चैप्टर 7 चलेगा। एंड फ्राइडे को मैं आपके बचे हुए जितने भी यहां पर बैलेंस आरटीपी जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर द कमिंग 4 लेक्चर्स, और यहां पर आके अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए देन दैट्स इट फॉर टुडेज सर लेक्चर। यस, बोलिए। सर सर आपने जो आरटीपी पे टिक किया था, पीडीएफ कैसे मिलेगा? आपको फोल्डर का एक्सेस मिला है ना, ईमेल आईडी भेजा था आपने मेरे को? नहीं सर। तो फिर कैसे मिलेगा एक्सेस, आप बताओ। नहीं सर, ईमेल आईडी सर आपके आपके मोबाइल पे भेजना है ना सर, व्हाट्सएप पे? यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी भेज दो। उससे क्या होगा, मैं आपको ये जो पूरा फोल्डर है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसका एक्सेस ओके दे दूंगा। यहाँ पर सारे एमटीपी, आरटीपी, पास पेपर, मॉड्यूल हाईलाइटेड सब है यहाँ पर। ओके, जी सर। ऑल राइट देन, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय सर। Bye bye, take care, bye bye. Don't forget to like, comment and subscribe, and also share the lectures. Okay, bye bye.